कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो कोयल मैं कहलाती। यदि आप एनसीईआरटी को वरीयता देते हैं और आप एनसीईआरटी का महत्व समझते हैं और आपको एनसीईआरटी से रुचि है तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे। इसके पहले की वीडियो अगर आप लोग न देखे हो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में हमने क्लास 3 स्टार्ट किया है तो क्लास 3 का पृष्ठ नंबर 44 तक बता दिए थे। आज हम बात करने वाले हैं 45 से, पृष्ठ नंबर 45। और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 3, एनसीईआरटी क्लास 3 ईवीएस, ईवीएस मतलब पर्यावरण अध्ययन। तो ज्यादा बातें ना करके आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए पृष्ठ नंबर 45 पे लिखा गया है। देखिए जो लोग एनसीईआरटी के एक एक शब्द पर फोकस करते हैं वो जान लीजिए आईएएस पीसीएस तक जो है जाते हैं और उनको मदद मिलती है इस बुक से। तो बहुत सारे लोगों के मुख से आपने देखा होगा, सुना होगा कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिए। तो एनसीईआरटी को एक एक शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसीलिए हम कोई अभ्यास नहीं छोड़ रहे हैं, कोई टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं, हर एक शब्दों पर हमने फोकस किया है। इसके पहले की वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। देखिए लिखा गया है कि पृष्ठ नंबर 45 पे जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाए, जिनसे स्वयं को जोड़ पाए, उनको चुने ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाएं। बच्चों के सामने जो भी घटनाएं घटती हैं बच्चे डायरेक्ट उनसे ही सीखते हैं, अर्थात स्वयं को जोड़कर सीखते हैं। अर्थात बच्चा जहां पर रहता है तो उसके वातावरण में जो भी घटनाएं घटती हैं बच्चा उसी के द्वारा माता पिता कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, अर्थात अपनी फैमिली के, सबसे पहले अपनी फैमिली से ही तो सब कुछ सीखता है ना बच्चा। आपके एनसीईआरटी बुक में पियानो की बात कहा गई है, तो पियानो से आप लोग क्या समझते हैं बताइए। हम आपको बता दें पियानो क्या है। पियानो एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र है। पियानो आप समझिए कैसे होता है। अब अगर आपको देखना है, समझना है तो एक जैसे पियानो होता है, पियानो हारमोनियम जैसे होता है, जान लीजिए। अगर आपने हारमोनियम देखा होगा तो वैसे पियानो होता है। एनसीईआरटी क्लास 3 में लिखा गया है साफ साफ। देखिए यही सब पेडागोजी बनता है, जान लीजिए। हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं। बच्चों के अपने अनुभवों को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। हम सब में अलग अलग क्षमताएं होती हैं। किसी के पास कुछ अच्छा होता है, किसी के पास कुछ अच्छा होता है, यानी सबके पास सब कुछ नहीं होता है, लेकिन सबके पास कुछ न कुछ जरूर होता है दोस्तों। तो इसीलिए हर बच्चे में अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है, अलग अलग क्षमताएं होती हैं, जान लीजिए। देखिए कहा जा रहा है कि बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों में इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। बच्चों के पास जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी बोलते हैं, उनसे उनके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे बातें करता है बच्चा तो जान लीजिए कि उसकी सृजनात्मक क्षमता बढ़ती जा रही है। इस पाठ से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। लिखा गया है पंख फैलाएं उड़ते जाएं। जो दिख रहा है मोर है, तो मोर क्या कहते हैं हमें बताइए। मोर के सिर पर, ये सिर के ऊपर इसको क्या बोलते हैं हमें बताइए। ये सिर के ऊपर जो लगा होता है इनके पंख की तरह, वो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं। ये पंखनुमा ऊपर जो होता है मोर के ऊपर, वो क्या होता है। तो सिर पर मेरे कगली, इसको बोलते हैं कगली। ठीक है दोस्तों, ये इसको बोलते हैं कगली। सिर पर मेरे कगली है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। आपको पता होगा कि सही बात है, ये क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और जान लीजिए ये पक्षी जो है, राष्ट्रीय पक्षी मोर, वर्षा ऋतु यानी बरसात के मौसम में अपने पंख को खोलकर नृत्य करता है, यानी नाच करता है। यानी बरसात के मौसम में आप लोग जरूर देखा होगा कि नृत्य करते हुए। हमें कमेंट करके बताइए किसने किसने देखा है मोर को, किसने देखा है नृत्य करते हुए। आपको पता होगा कि ये सांप वाप जो हम लोग जो से डरते हैं, कीड़े मकोड़ों से डरते हैं, वो जान लीजिए वही सब इनका भोजन है, जान लीजिए। ठीक है, ये वही खाता है, सांप को खाता है, कीड़े मकोड़ों खाता है। अर्थात जान लीजिए अगर ये मोर ना होता दोस्तों, हमें आपको जानकारी के लिए बता दें, यदि मोर ना होते तो जान लीजिए कि हमें लगता है कि इस धरती पर कीड़े मकोड़ों का ही राज होता, क्योंकि मोर के आने से सांप बहुत कम होते जा रहे हैं। क्योंकि रीजन यही है ना कि ये जो है सांप को भी खा जाते हैं। कि 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी को घोषित किया गया है, जान लीजिए। 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। कितने साल तक जी सकता है बताइए, मोर कितने साल तक जी सकता है। औसतन जो है देखा जाए तो 25 से 30 वर्ष होता है इसकी आयु। इससे कितनी आयु होती है, 25 से 30 वर्ष जो है
ये जान लीजिए 25 से 30 वर्ष जो है ये जी सकता है, यानी कि आराम से। अब दूसरा क्या है, ये देखिए, ये जाहिर सी बात, ये क्या है, चील है, चील, ठीक है ना। तो ये देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि आकाश से सीधे आती हूँ। अब चील कहती है, क्या कहती है, आकाश से सीधे आती हूँ, झपट कर चूहा ले जाती हूँ। चूहा नहीं, बहुत कुछ ले जाती है। पूंछ है मेरी खांचे वाली, चील हूँ मैं बड़ी निराली। कहने मतलब चील की जो खासियत है, हम आपको बता दें, चील की जो पूंछ होती है वो खांचे वाली होती है। देखिए ये खांचे वाली से इसे बना हुआ ना, इनका जो पूंछ है ये खांचे वाली है। जमीन पर पड़ी हुई कोई भी चीज, जान लीजिए, हम बता दें, जमीन पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर पड़ी हुई कोई भी चीज, जान लीजिए इस चील को 1 से लगभग 2 किलोमीटर, 1 से 2 किलोमीटर, जान लीजिए 1 से 2 किलोमीटर तक जो है आप ये जो है देख लेता, उसकी ऊंचाई तक है। अगर ये 2 किलोमीटर ऊपर है तो जान लीजिए पृथ्वी पर इसको देख लेगी। अगला देखिए कौन आ रहे हैं, ये है अगला, ये कौन है, ये तोता। अगला वाला कौन आ रहे हैं, तोता। अब तोता के बारे में जान लीजिए, कहा जा रहा है तोता हरे 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 हैं मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ, तोता मैं कहलाता हूँ। तोता एक सामाजिक पक्षी है, हम लोग बोल सकते हैं तोता एक सामाजिक, क्यों, क्योंकि जो है तोता हम लोगों के साथ में, मनुष्य के साथ में भी रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्यों को नकल करने में बहुत ही माहिर होता है तोता। तोता जो है मनुष्यों की आवाज सुनकर नकल करता है। तोते की ज्यादातर प्रजातियां हरे रंग की होती हैं, जान लीजिए। ये जो तोता अब जब भी आप देखे होंगे, इसकी जब ज्यादातर प्रजाति जो है हरे रंग की ही होती है। तोता जो है, तोता जो चोंच होती है आगे की तरफ आकर के झुक जाती है। देखिए आप तोता को अगर देखे होंगे तो इनका जो चोंच होता है आगे जा करके हल्का से नीचे, हल्का से झुक जाता है। मान लीजिए 10 वर्ष से लेकर के 70 साल तक ये जी सकते हैं, जान लीजिए 10 साल से 70 साल तक ये जी सकते हैं। कौन, तोता। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें, तोते की लगभग 400 से अधिक प्रजातियां हैं, जान लीजिए, ठीक है। अब आपको ले चलते हैं आगे। देखिए अब कौवा बोला जा रहा है, कौवा कह रहा है कि काले काले पंख है मेरे, काले रंग का मैं हूँ, और काव काव मैं शोर मचाता, कौवा मैं कहलाता हूँ। तो कौवा की जो खासियत है, आप सब जानते होंगे कि कौवा बहुत ही चालाक होता है। कौवा एक बार जो है अपने बच्चे को शिक्षा दे रहा था कि बेटा जब मनुष्य नीचे की तरफ झुके, कंकड़ पत्थर जो है उठाने के लिए, जो है हमको मारने के लिए ही झुके हैं, ठीक है। तो फिर उसके जो बच्चा है उसको पूछा है, बोला पापा यदि मनुष्य पहले से ही कंकड़ पत्थर लिए रहे तो फिर वो कौवा बोला अब तुम होशियार हो गए हो, ठीक है, चालाक हो गए हो। तो कौवा की खासियत क्या है हम आपको बता दें। कौवा सबसे पहली बात तो काला काला ही होता है लगभग, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि कौवा जो है सबसे कोई वृक्ष होगा तो सबसे ऊंची डाल पर अपना जो है घोंसला बनाता है। और इसे घोंसले में होता क्या जानते हो, बड़ी लोहे कील, ये सब फालतू चीजें जो है अपने फालतू चीज ले जा करके उसी से अपना घोंसला बनाता है, ठीक है ना। और कौवा उतना सुंदर घोंसला नहीं बना पाता है। तो कौवा के साथ छल भी होता है। कौवा अपने अंडा देता है, लेकिन जानते हो कोयल स्वयं जो है अपना घोंसला बनाती है, और कोयल इसके जो है घोंसले में आकर के अंडे देती है। तो कौवा समझता है कि मेरा ही अंडा है, तो अपने अंडे के साथ साथ कोयल को भी अंडे सेता है ये। कौवा जो है अपने अंडों के साथ साथ कोयल के भी अंडों को सेध लेता है। कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो कोयल मैं कहलाती। आपने देखा होगा कोयल सबसे मधुर कोयल जो है बहुत ही मधुर गीत गाती है। और कोयल की खासियत ये है कि कोयल कभी जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये जब भी कोयल को अंडे देना होता है तो कौवे के घोंसले में जाकर के अपने अंडे देती है। तो कौवा जो है मूर्ख होता है, कितना देखो कौवे तो बोला गया है कि सब चालाक होता है, लेकिन जो है कभी कभी ठगा भी जाता है। गिद्ध महाराज आ रहे हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे आकाश में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। अगर कोई भी जानवर कहीं पर मर गया है तो ये गिद्ध जा करके सब मरे हुए जानवरों को खाता है। और सही बात है, अगर ये सब न रहे, जान लीजिए जो भी छोटे मोटे पशु पक्षी जो है, कोई प्राणी मर जाता है तो वो सब वही सड़ने लगे। अगर ये सब ना खाएं तो जान लीजिए कि बहुत ज्यादा बीमारी फैल जाएगी। अब मनुष्य को पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो जान लीजिए कि हमारे समाज में, हमारे इस वातावरण में और हमारे इस वायुमंडल में जो है गिद्ध को रहना बहुत जरूरी है, अर्थात सभी प्रजातियों को रहना जरूरी, जान लीजिए।
अगर ये सब लोग रहते हैं तो जान लीजिए संतुलन बना है, अगर ये लोग नहीं रहेंगे जान लीजिए कि अनबैलेंस हो जाएगा धरती पर, ठीक है ना। तो यही हम कहता हूँ कि जो है किसी भी प्रजाति को, किसी भी पक्षी को, किसी भी मनुष्य, किसी भी हम कहते हैं किसी प्राणी को बेवजह मत सताया जाए। हम आपको बता दें कि जो चील होता है सबसे ऊंचाई पर उड़ता है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जो है ये उड़ता है। लिखा गया है ना, ऊंचे आकाश में उड़ता हूँ। तो जान लीजिए कि अगर कोई भी हेलीकॉप्टर, जो आपने देखा होगा, हेलीकॉप्टर से ऊपर भी जो है कभी-कभी चील उड़ जाता है, ठीक है, हमने देखा है। और आपको बता दें कि जो है चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना, जान लीजिए कि चील अगर 4 किलोमीटर ऊंचाई पर है तो पृथ्वी पर जो है सभी चीजों को ये लोग अच्छे से देख सकते हैं, और हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, जान लीजिए। तो आइए, और आगे कौन आ रहा है? आगे आ रहे हैं अब कबूतर कहता है, रंग सलेटी पंजे नुकीले, गुटुर गूं की भर कर चाभी, दिन भर शोर मचाता हूँ, कबूतर मैं कहलाता हूँ। आपको पता होगा दोस्तों कि कबूतर को शांति का दूत कहते हैं। शांति का दूत तो कहते थे, लेकिन कबूतर को जो है चिट्ठी वगैरह, यानी खत वगैरह, लेटर वगैरह ले जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता था। सोचिए पहले कबूतर कितना जानकार प्राणी था उस समय। अगला जो है वो दार्जिन चिड़िया है। इनका दार्जिन चिड़िया कहती है, ये है दार्जिन चिड़िया। दार्जिन चिड़िया कहती है, चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर मैं घर बनाऊं, दार्जिन चिड़िया मैं कहलाती हूँ। हम आपको बता दें कि दार्जिन चिड़िया को इंग्लिश में बोलते हैं टेलर बर्ड। अब सोचिए, आज के समय में हम लोग टेलर के यहाँ जाते हैं अपने कपड़े सिलाने के लिए। जान लीजिए कि दार्जिन चिड़िया एक ऐसी चिड़िया है, एक अच्छी ऐसी चिड़िया है जो अपने घोंसले को मतलब जो बड़ा-बड़ा कोई पत्ता होता है तो उसको पहले सिलती है। सिल करके उसमें जो है बैठने लायक बना लेती है, और बैठने लायक जब बन जाता है तो उसमें जो है अंडे देती है। सबसे बड़ी खासियत है। और आपने देखो बहुत अच्छा तरीके से ये सिलती है, ठीक है। और अगला आ रहा है, ये देखिए, ये है, तो देखिए पेड़ के तने में क्या लिखा, यहाँ भरा जाएगा तना, ठीक है ना। पेड़ पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, कठफोड़वा कहलाता हूँ। जो कठफोड़वा की खासियत है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वुड पेकर। कठफोड़वा यह गर्मियों में टुक टुक करती है, जान लीजिए, यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। और जान लीजिए कि कठफोड़वा की तरह बसंत गौरी भी एक पक्षी होती है, वो भी जो है ऐसे टुक टुक करती है, और पेड़ के तने में जो है छेद बनाती है, और उसमें जो है घोंसला बनाती है, अंडे देती है, जान लीजिए। तो ये टुक टुक जो करती है, ये क्या ना, इसका नाम है कठफोड़वा। और ये जान लीजिए कि पेड़ के तनों, जो बड़े बड़े मोटे मोटे जो तने होते हैं, उसमें जो है आपने कभी देखा होगा, आपने कभी देखा होगा कि पेड़ में जो छेद बनाता है, और पेड़ में जो भी कीड़े मकोड़े रहता है उसको खा जाता है, और उसी में जो है घोंसला बना करके उसी में भी अंडे देता है। ये कठफोड़वा का काम है। और इस ऐसे ही जो है, ऐसे ही बसंत गौरी भी होती है पक्षी, ठीक है ना। वो भी जो बसंत गौरी भी कठफोड़वा की तरह होती है, और पेड़ के तने में घोंसला बना। देखिए दो पक्षियों में कैसे बात होता है। ये उल्लू कहता है कि अरे जगा दिया, आज जंगल में इतना शोर कैसा। अब ये बोलती है कि उल्लू जी, सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, ठीक है। तो उल्लू क्या होता है आपको बता दें, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। आपने देखा होगा उल्लू जो है काफी पीछे तक जो है इधर उधर घुमा लेता है ना। देखिए लिखा गया है कि पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चे को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उसमें चित्र अवलोकन करने का कौशल विकसित होगा। सही बात है कि जब भी बच्चा अगर कोई चित्र देखता है तो उसके मन में बहुत सारी जानकारी आ जाती है। वह आपसे प्रश्न भी करने लगता है कि ये ऐसा क्या है, ऐसा किस चीज का बना हुआ है। चित्र के माध्यम से जान लीजिए बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्र की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। जब भी बच्चों को कोई कहानी सुनाते हो तो वह बच्चा जान लीजिए बहुत ही, जान लीजिए कि मन से सुनता है। उसका ध्यान बहुत केंद्रित रहता है उस समय, जान लीजिए उसका मन उस समय भटकता नहीं, आपके कहानी पर ही जो है केंद्रित रहता है।
तो कोई बच्चा हो, जान लीजिए कहानी कोई चूहा बिल्ली कुछ भी किसी का भी सुनाओ, वो ध्यान से सुनता है। स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। जिसके पैर में पड़े न बेवाई, वो का जाने पीर पर आई। दोस्तों, कहते नहीं कि या कोई किसी के पास कोई समस्या है तो बोलता है ना कि यदि आपके पास यही समस्या होती तो आप अच्छे समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यही सब बातें जो है एनसीईआरटी में कितना डीपली लिखा गया है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। जान लीजिए क्या कहते हैं उसे, ब्रेल कहते हैं। जो लोग देख नहीं सकते वो लोग कैसे पढ़ते होंगे, तो ब्रेल के माध्यम से पढ़ते होंगे। ब्रेल क्या होता क्या है, आप समझिए। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा हो जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। अगर कोई बिंदु बनी है तो जान लीजिए अगर टच करेंगे हम लोग तो वैसे भी कभी-कभी आपने देखा होगा कोई बच्चा होता है और आप विशेष कहते हैं कोई सिंबल बनाओ, तो सिंबल जब बनाते हैं कुछ भी बनाते हैं तो वो जो है हमको एहसास हो जाता है ना यही बन रहा है। तो ऐसे जान लीजिए ब्रेल लिपि भी होती है। ब्रेल लिपि के माध्यम से जो लोग देख नहीं सकते वो लोग भी पढ़ते हैं। रेगमाल की शीट है। रेगमाल होता क्या है, मोटा क्राफ्ट पेपर होता है रेगमाल की शीट जो है। ये ब्रेल लिपि में जो है ABCD लिखी गई है। तो ब्रेल लिपि कहाँ से आई, किसने बनाया, तो आइए उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए लुई ब्रेल फ्रांस का रहने वाला था। जिसके नाम से ब्रेल लिपि चली है वो जो है फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ रहने वाला था, फ्रांस का। जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई, अर्थात दोनों आंखें खराब हो गई होगी। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह-तरह की तरकीबें सोचता रहता था और अंत में आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका, छूकर पढ़ने का। कोई चीज बना लिया होगा। तो यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से, बाद में जिस तरीके से वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो यह जो है बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित, जान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जान लीजिए, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल लिपि में नए-नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। बहुत ही जान लीजिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको समझना है कुछ नहीं, बस एक बार 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए एनसीईआरटी क्लास 3 के पृष्ठ नंबर 934 पर साफ-साफ लिखा गया है कि रूढ़बद्ध धारणाओं जैसे लड़का-लड़की में भेदभाव यानी जेंडर विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सकें और किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर साफ-साफ लिख दिया गया है और जान लीजिए कि इससे कई तरीके से प्रश्न बनेंगे, जान लीजिए कई तरीके से प्रश्न बनेंगे। देखिए बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान व उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देता है। आपके घर में भी जो है तुलसी की पत्ती, नीम की पत्ती इत्यादि जो है चीजें इस्तेमाल में की गई होगी दवा के रूप में, तो आप जानते ही हैं। हम आप सब जानते हैं कि जब भी हम कोई प्रैक्टिकल काम करते हैं तो वो चीजें माइंड में बैठ जाती है, वही चीजें समझ लीजिए याद रहता है हमेशा के लिए। तो वही बात एनसीईआरटी कर रहा है कि इस कहानी पर नाटक करने में बच्चों को बहुत मजा आएगा। और सही बात है, नाटक करने में मजा तो आता ही है, सबको मजा आता है और क्रियाओं का क्रम समझने में भी सहायता मिलेगी। बच्चों को अपने सृजनात्मक विचारों को बताने के पूरे मौके दें, स्वयं क्रियाकलाप करने के लिए प्रेरित करें। अर्थात कोई भी काम है तो उसको करके सीखने में, जान लीजिए एनसीईआरटी यही बोलता है कि कोई भी काम है, कोई भी चीजें हैं तो उसको करके सीखे, तो बच्चा जो है ज्यादा सीखता है, अच्छे से सीखता है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिकल ज्ञान का होना बहुत जरूरी है और यही बात जो है एनसीईआरटी को अच्छी लगती है और यही आपसे प्रश्न करता है।
बहुत 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 साल पहले एक समय ऐसा था जब लोगों के पास बर्तन ही नहीं थे, पर लोगों को खाने पीने की चीजों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की जरूरत पड़ने लगी। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोद कर या कुरेद कर और मिट्टी के बर्तन गूंथ कर हाथों से बनाए गए थे। लोगों ने यह भी खोज निकाला कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था तो उसके पहले जो है पत्थर जैसे टूटा फूटा खंड पड़ा हुआ है, तो लोग उसी में जो है जो कुछ भी लाते थे फ्रूट वगैरह उसी पर रख करके खाते थे, ठीक, कंदमूल फल वगैरह। फिर धीरे धीरे विकास होने लगा। जब आग का आविष्कार हुआ तो लोग जो है अब भुने यानी मांस को भून कर खाने लगे। जब भून कर मांस खाते थे तो उनको बर्तन की आवश्यकता पड़ने लगी, किसमें रखा जाए। तो धीरे धीरे जो है वो बर्तन मिट्टी के बनाने लगे। मिट्टी को फिर जो है बाद में पकाने लगे उसी आग में। इस तरीके से बर्तनों का भी आविष्कार हो गया। देखिए, बच्चे जो है खेल करके करके कुछ ज्यादा सीखते हैं। तो एनसीईआरटी देखिए वरीयता इसको देता है। खेल खेल में पार्ट 16 में जो है देखिए ऐसे बच्चे खेल रहे हैं। और हम आपको बता दें, देखिए कौन कौन सा खेल खेलते हैं, देखिएगा। देखिए, बच्चे स्टापू खेलते हैं। स्टापू का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? स्टापू स्टापू का मतलब होता है, हमारे यहाँ तो स्टापू बोलते हैं चिब्भी, ठीक है दोस्तों। हमारे यहाँ स्टापू क्या बोलते हैं? चिब्भी बोलते हैं। अब यहाँ टिप्पी बोला गया है। टिप्पी टिप्पी का मतलब समझते हैं? टिप्पी का हमारे यहाँ पट्टू बोलते हैं। पट्टू को जानते समझते हैं क्या होता है? पट्टू अंडे बच्चा, मतलब कि कहने का मतलब कि वो जो ये चिब्भी जो है जोड़ 3 4 5 6 ऐसे रख देते हैं और बाल को लेकर के उसको जो है मारते हैं। जब गिर जाती है तो उस पर जो है लोग बनाते हैं उसके टीम वाले, और दूसरे वाले टीम वाले जो है उसको गेंद को छुआते हैं। जब छू जाता है तो जान लीजिए वो आउट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये खेल होता है। तो अब देखिए यहाँ पर कहा गया है इस पाठ में, देखिए कहा जा रहा है कि पाठ में कुछ स्थानीय खेल जैसे स्टापू, पिट्टू और अष्टाचंगा पे क्या होता है पता है? अष्टाचंगा पे जो है कौड़ी होती है। कौड़ी मतलब एक ऐसे बनाते हैं लोग, जैसे आपको इस चित्र में दिखाया गया है ऐसे बनाते हैं। और हमारे यहाँ तो इसको बोलते हैं कौड़ी, मतलब बोलते हैं तिउरा। तिउरा मतलब जैसे कि दो लोग आमने सामने बैठ जाते हैं और जो है इस तरीके इस खेल को है खेल लेते हैं अच्छे से। और देखो, अष्टाचंगा पे आदि तथा उन्हें खेलने में इस्तेमाल की गई चीजें जैसे टिप्पी के नाम आए हैं। तो ये टिप्पी हम आपको बता दिए, टिप्पी क्या है, पिट्टू क्या है, अष्टाचंगा पे क्या है, ठीक है, स्टापू क्या है। ठीक है, तो आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य है हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आप एनसीईआरटी में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। तो इसीलिए हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि सबको हम आपको दिखा सकें, हर पार्ट को, हर टॉपिक को। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि बच्चों ने कई गेम खेले होंगे, कई देखे भी होंगे, कुछ के बारे में तो सुना भी होगा, कुछ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या फिल्मों नाटकों में देखा होगा। अगर बच्चे कोई गेम खेलते हैं तो जान लीजिए उनको हमेशा उनके माइंड में सेट हो जाता है। ठीक है, जो देखते हैं तो उनको भी याद हो जाता है, क्योंकि बच्चा जो है एक प्रकार के सादा कागज होता है। पर एनसीईआरटी क्लास 3 के बुक में पृष्ठ नंबर 16 पर लिखा गया है, जेंडर भेद पर बातचीत करवाएं तथा इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें, जैसे टेक्नोलॉजी, विभिन्न व्यवसाय से जुड़े जेंडर भेद। ठीक है, ये जान लीजिए कि एक ऐसा वर्ड है जेंडर, जेंडर विषमता, कि इस पर कई क्वेश्चन बनते हैं जान लीजिए। इसीलिए आपको हम ये सब दिखा रहे हैं, इसको छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, बच्चों को अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत, चित्रित व व्यक्त करने दें। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संचार के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स आदि पर भी बात की जा सकती है। बच्चों को बड़ों से संचार सेवा में आए बदलावों को जानने के लिए प्रेरित करें। जान लीजिए कि पहले का समय था कि बड़े बूढ़ों से या हमारे जो बुजुर्ग रहते थे, दादा दादी इत्यादि लोगों से हम लोग जानकारी प्राप्त करते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। आज का में दुनिया बहुत आगे निकल गई है। छोटा सा कोई बच्चा है तो उसके पास भी एंड्रॉयड फोन है जिसमें नेट चलता है। तो पूरी दुनिया की जानकारी जो है बैठे बैठे जो अपने घर पर जो है एक जगह बैठ करके प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आजकल मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स वगैरह ये सब चल ही गया है।
तो ये सब चीजें जो है एक संचार का माध्यम है, जानने का स्रोत है, ठीक है। तो इन सभी को जो है अपने बच्चों को जो है, आपके घर में जो बच्चे हैं उनको जो है, देखिए कोई चीज बनता है तो वो अच्छाई के लिए और बुराई के लिए दोनों बन जाती है। अच्छाई के लिए तो कम, लेकिन बुराई के लिए ज्यादा। लेकिन आप लोग जानते हो ना, कोई भी चीजें होती है तो उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों होता है। तो बस वही समझिए, आप अपने घर में जितने बच्चे हों सभी बच्चों को जो है अच्छी चीजें, कोई भी चीज का यूज करने के लिए दो तो सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें। बस इतना कहने का मतलब है मेरा। इनका नाम है भूपेन। भूपेन कहते हैं कि मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांसों के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। असम एक ऐसा राज्य है कि वहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है। बारिश ज्यादा होने के कारण जो है वहाँ के जो घर होते हैं, वहाँ के घर हम लोगों की तरह नहीं होते हैं। वहाँ के घर जो घर होते हैं ये मजबूत बांस होता है। देखिए बांस लगा हुआ ना, यही सब बांसों से बनाए गए थे, मजबूत बांसों से बनाए गए होते हैं। और जान लीजिए कि यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। जो बांस यहाँ पर लगा होता है, यहाँ ये सब बांस लगा है, इस बांस को हम बता दें, इस बांस को क्या बोलते हैं? बांस को क्या बोलते हैं? गरीबों का टिम्बर बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसको याद कर लीजिए, गरीबों का टिम्बर, गरीबों का टिम्बर कहते हैं। जो यहाँ पर जो बांस लगे होते हैं, यहाँ पर बांस ज्यादा होते हैं। यही बांस जो है इनको रहने के लिए हर चीजों में उपयोग की जाती है, इसलिए बांस को यहाँ पर बोलते हैं गरीबों का टिम्बर बोलते हैं। ठीक है। असम में जो पुल बनाए जाते हैं वो बांस के ही बने होते हैं, अर्थात जो है असम में जो कुछ भी काम होता है वो बांस का ही काम होता है, इसलिए बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। और हम आपको बता दें कि जो भी पुल बनाए जाते हैं, यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जो है जो भी काम होता है बांसों पर होता है। असम में जो पुल बनते हैं वो बांस तथा रस्सी के द्वारा बनाए जाते हैं। इनका नाम है चमेली। अब चमेली कहती है कि मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। मनाली क्या है? पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड ज्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। इनके यहाँ मकान जो है पत्थर या लकड़ी से बनता है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, जैसे कि उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है, तो वैसे मनाली भी एक पहाड़ी इलाका है। ठीक है। और मनाली में भी जो है बारिश बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पर बर्फ भी बहुत ज्यादा पड़ती है। और जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो जब धूप होता है तो इन यहाँ के लोगों को धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है। और मनाली में जो घर बनते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। राजधानी दिल्ली के बारे में भी जो है एनसीईआरटी कक्षा 3 में लिखी गई है। देखिए दिल्ली भारत की राजधानी है, ये सबको पता है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गाँव और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज्यादा हैं और जगह कम। बहुत लोगों के पास मकान ही नहीं होते, उन्हें झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ता है और कई लोगों के पास वो भी नहीं होता। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन। वाकई शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या है। तो जान लीजिए कि दिल्ली एक ऐसी शहर है जहां पर आज के समय में जान लीजिए बहुत ज्यादा घनी बस्ती है। जान लीजिए वहाँ छोटी छोटी सकरी गलियां होती हैं और जहाँ बहुत ज्यादा बिल्डिंग होते हैं। बहुत ज्यादा मतलब कि कहने का मतलब जैसे अपने यहाँ देखा जाए तो कुछ ठीक है, लेकिन दिल्ली वगैरह में, जो दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, यहाँ समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा जनसंख्या होती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रदूषण भी होता है। जहाँ पर ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर ज्यादा प्रदूषण होता है ना। काशीराम जी कहते हैं कि मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और राजस्थान में जान लीजिए कि बारिश बहुत कम होती ही है और बहुत खूब गर्मी पड़ती है। जहाँ बारिश कम होगी गर्मी तो खूब पड़ेगी ही। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इनका जो घर होता है मिट्टी का बना होता है। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और जब मिट्टी की बनी होती है तो जान लीजिए कि मोटी होती दीवारें जितनी मोटी रहेगी और गर्मी फिर बहुत कम जा पाएगी। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये जो दीवार है
ये दीवार, ये सब दीवार है, ये मिट्टी की बनी हुई, और दीवार जो है बहुत मोटी होती जान लीजिए, ताकि जो है अंदर गर्मी का प्रवेश कम हो सके। गर्मी तो होगी ही, लेकिन गर्मी बहुत कम जाएगी। मिट्टी की जब बना होगा और मोटी दीवार होगी तो गर्मी का जो प्रवेश होगा बहुत कम होगा। और जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। राजस्थान का सबसे बड़ी खासियत ये है कि राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और रेत ही रेत होता है, चारों तरफ रेत ही रेत होता है जान लीजिए राजस्थान में। राजस्थान की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है जान लीजिए। बारिश अपने घरों के आंगन में लोग जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और उसमें छत की ढाल बनाते हैं, जिससे कि बारिश का सारा पानी जो है इस टैंक में जा गिरे और बाद में इसे छान कर जो है उपयोग में लाते हैं। और जान लीजिए कि राजस्थान में जो टैंक होता है, टैंक को टंका भी कहते हैं। जो टंक बनाते हैं बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए, टैंक को टंका भी कहते हैं। राजस्थान के लोग जो है टंका भी कहते हैं। बारिश का पानी जहां पर इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं टंका। आपकी जानकारी के लिए बता दें, टिकला एक गांव है। टिकला टिकला एक गांव है, राजस्थान में ही है। टिकला एक गांव है जो टिकला कहाँ है? झलवार झलवार जो है। और 1600 मीटर कितना है? 1600 मीटर जो है ऊंचाई पर है जान लीजिए। यही राजस्थान में ही है जान लीजिए। टिकला टिकला जो गांव कहाँ है? झलवार में है। और कितना ऊंचाई पर है? ये 1600 मीटर की ऊंचाई पर जान लीजिए, टिकला गांव। और हम आपको बता दें, जब राजस्थान की बात हो रही है, हम आपको बता दें खेजलड़ी खिचलड़ी एक गांव है। खिचड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने के बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। और आज 300 वर्ष बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, जान लीजिए कि जो राजस्थान के लोग हैं खिचड़ी यानी खिचड़ी के लोग हैं, इनको बिश्नोई कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिश्नोई। ठीक है दोस्तों, इस शब्द को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खिचड़ी के गांव के जो लोग हैं इनको क्या बोलते हैं? बिश्नोई करते हैं। बिश्नोई जो लोग होते हैं पेड़ों के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इसीलिए जो है राजस्थान में शिकार करना और वृक्षों काटना वर्जित है जान लीजिए। यह गांव रेगिस्तान में होते हुए भी हरा भरा है। यहाँ जानवर बिना डर के इधर उधर घूमते हैं जान लीजिए। खिचड़ी नामक गांव में खिचड़ी वृक्ष भी पाया जाता है। ठीक है ना? खिचड़ी गांव में खिचड़ी क्या होती है? एक वृक्ष होती है खिचड़ी। ये एक वृक्ष होता है। खिचड़ी के वृक्ष की खासियत क्या है? इसकी महत्व क्या है? ये इसकी विशेषता यह है कि यह राजस्थानी यानी कि रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। खिचड़ी जो है राजस्थानी इलाके में पाया जाता है। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें, खिचड़ी जो वृक्ष होता है इसके शाखा में कभी कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है ना? इसकी लकड़ी में कभी जो है कीड़े नहीं लगते हैं। इसे ज्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है और इसकी छाल जो है दवा कम बनाती है। यानी कि ये जो खिचड़ी का वृक्ष होता है इसके जो छाल होते हैं, इसकी छाल जो है दवा बनाने काम में आती है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी फलियों से सब्जी बनती है। किससे? खिचड़ी वृक्ष से की जो फली होती है इसकी फलियों से सब्जी बनाई जाती है। मित्रों, हमारे हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हम छोड़ते नहीं है जान लीजिए। ठीक है? देखिए, एनसीईआरटी जब आप पढ़ो तो बहुत ही अच्छे से पढ़ो। जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। हम जानवरों को पालते हैं तथा उनकी देखभाल भी करते हैं। यह संबंध समझने से बच्चों को उनके परिवेश में जीवों की आपसी निर्भरता समझने में आसानी होगी। सबके घर में जो है कोई ना कोई पालतू होगा। जैसे लोग बकरी पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, कोई कुत्ता पालता है, कोई बिल्ली पालता है, तो कोई ना कोई पालतू जानवर जरूर होंगे। तो उनके जो संबंध उनसे होता है वो जान लीजिए कि एक प्रकार से एक परिवार का एक हिस्सा हो जाते हैं। उनसे हमारा लगाव हो जाता है। आपने देखा होगा तो बच्चे उनसे भी प्रेम करने लगते हैं। बच्चों को पक्षियों का प्याऊ बनाने में मदद करें। प्याऊ समझते हैं? जो गर्मी में समझ लीजिए कि एक प्रकार सा जो आप लोग जिसमें पक्षियों को पानी पिलाते हैं उसी को बोलते हैं प्याऊ। इसे बाहर खुले में रखवाएं जिससे बच्चे पक्षियों को नजदीक से देखें और उनके बारे में बहुत सी बातें जानें। हम गर्मी में देखते हैं, गर्मी में यहाँ तक कि मनुष्य भी जो है पानी के लिए बहुत व्याकुल हो जाता है। तो सोचिए पक्षी जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो कैसे करते होंगे, कितना पानी के लिए व्याकुल होते हैं। तो बस हम लोग का दायित्व है कि अपने घरों के आसपास अपने छतों पर जो है एक प्याऊ जरूर बनवाएं पक्षियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए,
क्योंकि गर्मी में जान लीजिए इंसान की हालत ये है, तो पशु पक्षियों की हालत क्या होती होगी। तो इसके प्रति हम लोग को सोचना जरूर पड़ेगा। देखिए एनसीईआरटी क्लास 3 के बुक में लिखा गया है, राजस्थान के बज्जू गांव की बात की गई है। तो राजस्थान के जो बज्जू गांव है, देखिए राजस्थान की बातें एनसीईआरटी क्यों करता है, क्योंकि जान लीजिए वहां बारिश बहुत कम होती है। राजस्थान में बारिश बहुत ही कम होती है, चारों तरफ रेत ही रेत होता है। इसीलिए जहाँ का इलाका जान लीजिए प्राणी को रहने के लिए बहुत तकलीफ होती है, तो राजस्थान हो चाहे कोई भी राज्य हो तो एनसीईआरटी तो करेगा ही। तो बज्जू जो गांव है उसमें जो है उसकी बात कर रहा है कि माधो राजस्थान के बज्जू गांव में रहता है। गांव में देखो चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देती है। जब कभी रेत नहीं उड़ती तब कुछ घर दिख जाते हैं। सोचिए रेत ही उड़ती रहती है हमेशा जो है। माधो के घर में सब परेशान हैं। वैसे ही हर साल गर्मियों में पानी की बहुत कमी होती है। इस साल तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हो, जान लीजिए। अब उसकी माँ और बहन को भी दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। पास वाली बावड़ी समझते हैं? पास वाली बावड़ी समझते हैं कि नहीं समझते हैं? बावड़ी का मतलब एक तालाब की तरह होता है, ठीक है, जो सूख गई है। हर रोज 4 घड़े पानी जुटाने में ही कई घंटे निकल जाते हैं। गर्म रेत में चल चल कर उनके पैर तो जलते ही हैं, छाले भी पड़ जाते हैं। सोचिए कितना दयनीय स्थिति है, सोचिए कितना ज्यादा कष्ट होता होगा उन लोगों को लिए जो पानी के लिए जो है मीलों पैदल चलते हैं, फिर पानी नहीं मिलता और रेत में चलते हैं। और वह रेत कैसी होती पता है? रेत तो जान लीजिए कि बहुत ही ज्यादा गर्म होती है। अगर हाथ लगाओ तो हाथ में एकदम छाले पड़ जाए। सोचिए ऐसे रेत में जो है पानी लाने के लिए जाते हैं लोग, वो भी पैदल, बिना चप्पल के, बिना शूज के जाते हैं। सोचिए बिना स्लीपर के, बिना शूज के जाते हैं, तो छाले तो पड़ेंगे ही। और उनका जो है जान लीजिए मजबूरी भी है। गांव में खुशी की लहर तब उठती है जब कभी रेल से पानी आता है। माधो के पिताजी ऊंट गाड़ी में पानी लाने जाते हैं, पर ऐसा मौका अक्सर नहीं आता। लोग पानी का इंतजार करते ही रह जाते हैं। कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, जैसे हम आपको बताए ना कि बारिश का जो पानी इकट्ठा करते हैं राजस्थान में, उसको बोलते हैं टंका। तो हर गांव के जितने भी लोग रहते हैं अपने आंगन में जो है टंका बनाते हैं। टंका होता क्या है? बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बनाते हैं। और अपने छत को जो है ढालनुमा बनाते हैं और छत का जो सारा पानी होता है वो उस टंकी में जाता है, ठीक है ना। देखिए यह लिखा गया है आगे, यह खास तरह के बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, यह खास तरह से किया जाता है टंका बनाकर। देखिए टंका बनाकर, क्या तुम जानते हो टंका क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं? तो जैसे हम आपको बता दिए ना टंका। देखो आगे देखो, आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टंका बनाते हैं। जो मतलब राजस्थान के जो प्रत्येक गांव होगा, प्रत्येक गांव के जितने भी लोग रहते होंगे अपने आंगन में गड्ढा बनाकर उससे पक्का कर देते हैं, ठीक है। पक्का करके उसको टाका बनाते हैं, जिसको हम लोग टंका बोलते हैं। टाका बनाते हैं और टाके को ढक्कन से बंद रखते हैं। सही बात है, अगर ढक्कन नहीं लगाएंगे तो उसमें बहुत सारे जीव दूषित हो जाएगा, ठीक है ना, पानी वह दूषित हो जाएगा। इसीलिए जो है ढक्कन तो लगाना ही पड़ेगा। टाके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा पानी छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टाके में इकट्ठा हो सके। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं, जिससे कूड़ा कचरा टाके में न जा सके। सही बात है, जैसे कि हम लोग बनाते हैं अपने घरों में, ठीक है। यह पानी साफ करके पीने के काम में लाया जाता है। कभी कभी गांव के एक टाके से माधो को भी पानी लेने देते हैं। देखिए आज के समय में देखिए कहीं कहीं पर ऐसा है कि पानी लोग जो है भरने नहीं देते हैं, पानी के लिए जो है मना कर देते हैं। सोचिए, देखिए यही पर आगे लिखा गया है, यही एनसीईआरटी की बुक है। देखिए अगर पानी इकट्ठा करने के स्थानीय तरीकों पर बच्चे अपने अनुभव बांटे तो किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभवों से जोड़ पाएंगे। सही बात है। हम पानी को इकट्ठा कैसे करते हैं? बहुत सारे लोग जो है नई नई तरकीबें जो है अपनाते हैं। तो आपके घर में पानी को इकट्ठा करने के लिए कौन सी तरकीबें हैं, हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। समझिए बात को, जिस जगह पर पानी की किल्लत होती है वहां लोग पानी की बचत करने व उसके दोबारा इस्तेमाल के कई तरीके अपनाते हैं। सही बात है। ऐसा लोग
ऐसा वे लोग मजबूरी में करते हैं, कोई खुशी में नहीं करेगा जान लीजिए। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाय अपनाएं तो पानी सबका साझा है, यह बात वे समझ पाएंगे। पानी जान लीजिए हमने भी देखा है कि पानी का दुरुपयोग होता है। शहरों में जान लीजिए हमने देखा है शहरों में ज्यादा पानी का वेस्ट होता है, पानी ज्यादा वेस्ट करते हैं लोग शहर वाले। देखिए इस्तेमाल किए हुए पानी के पुनः उपयोग पर चर्चा करें। यह चर्चा पानी के बचाव के महत्व को समझने में सहायक होगी। इस बारे में बच्चों को सुझाव सुनना और इन सुझावों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना बहुत उपयोगी होगा। कोई बड़ा पात्र लीजिए, उस पात्र में नहाने वाला पानी इकट्ठा कर लीजिए। तो बड़ा सा पात्र रहेगा तो जिस उसमें बैठ कर नहाइए आप। नहाने के बाद वही पानी जो है कपड़े धोने के काम में भी आप लोग ले सकते हैं। यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली मादक दवाओं की लत के बारे में बताना चाहते हैं तो ऐसे किस्सों पर बातचीत बड़ी ही संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। उनसे होने वाले हानिकारक प्रभाव पर कक्षा में चर्चा जरूरी है। इन मुद्दों पर आप सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी चर्चा अवश्य करें। कहने का मतलब आज के समय में देखा जा रहा है कि हर घर में जो है कोई न कोई नशीली मादक पदार्थों का सेवन करता है। जैसे कोई गुटखा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, ठीक है, कोई तंबाकू खा रहा है। तो इस तरीके से जान लीजिए ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजें नशीली हैं, मादक पदार्थ हैं, ठीक है ना। और जान लीजिए कि यही सब मनुष्य को एक ना एक दिन उनके प्राण लेने में सहायक होती हैं, ठीक है। तो हर चीजें में जान लीजिए जैसे तंबाकू खाने से हानि होती है, सिगरेट जान लीजिए जो लोग पीते हैं, जान बहुत सारी चीजें ये सब करते हैं। ऐसी चीजों को इस्तेमाल क्यों करें जो हमारे ही शरीर के लिए घातक हो। ऐसी कोई भी चीजें मत करें आप। हम अपनी बात बता रहे हैं कि आज तक ना ही कुछ भी कोई भी मादक पदार्थ, नशीली पदार्थ कोई भी हमने यूज नहीं किया है। यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चों में ऐसा व्यवहार दिखाई दे तो उनसे अलग से बातचीत की जानी चाहिए ताकि समय पर उनकी यह लत छुड़वाई जा सके। कभी कभी हम देखें जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी जो है गुटखा, पान, राजगिरा इत्यादि खाने लगते हैं। तो उनके घर में ऐसा माहौल होगा, वो उनके मम्मी पापा खाते होंगे तो ऐसा करते होंगे। कभी कभी मम्मी पापा नहीं खाते तब भी जो है बच्चा को छूट दे देते हैं, ठीक है ना, नहीं कुछ बोलते हैं तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। आपके घर में कौन कौन खाता है, जो लोग खाते हैं उनको छुड़वाइए, या छोटे जो बच्चे हैं उनको इनसे बहुत ही दूर रखिए। इनके बारे में जो है जानकारी देते रहिए। ये ऐसा बहुत बेकार चीजें होती हैं, अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है, कितना घातक है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। इन सभी चीजों को बताइए अपने बच्चों को। प्यारे मित्रों, यदि आपको यह छोटी सी जानकारी एनसीईआरटी अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। आपको अब ये एनसीईआरटी क्लास 3 की बुक जो है हमने फिनिश कर दिया है और नेक्स्ट वीडियो में क्लास 4 की एनसीईआरटी शुरुआत करेंगे। यदि 4 की एनसीईआरटी तुरंत देखना चाहते हो तो एंड स्क्रीन में जो वीडियो लग रही है इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।